हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सारा बेसिक बताया था और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाए थे। आज का जो लेक्चर है वो आपको जो एमसीक्यू आपके पेपर में पूछे जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा, साथ में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं आपके इस चैप्टर से, उसके लिए भी ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी मैं सोल्व करना आपको सिखाऊंगा कि कैसे उसको आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैं इस क्वेश्चन को दोनों वे में बताता हूँ कि अगर ये सब्जेक्टिव में आएगा तो आपको कैसे करना है पेपर में, और अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो फास्ट तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या कहता है, द एज ऑफ राम इज 8 ईयर्स मोर देन द एज ऑफ श्याम। यानी कि राम और श्याम दो पर्सन हैं, राम की एज ज़्यादा है श्याम से, कितने 8 साल ज़्यादा है। एंड द सम ऑफ देयर एजेज इज 28, और दोनों की एज का सम कितना है 28 है। तो आपको राम की एज बतानी है। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ गया तो आप कैसे करोगे, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि सब्जेक्टिव के अंदर आप एक पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करोगे ना तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। आप राम की एज, एक राम है एक श्याम है, आप एक को क्या मान लो, एक्स मान लो आप राम की एज को क्या मान लो, आप एक्स ईयर्स मान लो, ईयर्स लिखना जरूरी है, ठीक है। और श्याम की एज को क्या मान लो, आप वाई ईयर्स मान लो, ये वाई है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है आपको, हमें दो इक्वेशन बनानी है। एक तो दे रखा है राम की एज 8 ईयर ज़्यादा है किससे, श्याम से, यानी कि राम की एज कितनी है एक्स और श्याम की एज कितनी है वाई। इसमें से बड़ा कौन है बताओ, एक्स, क्योंकि राम की एज बड़ी है। तो छोटा कौन हुआ, वाई। तो छोटे नंबर में हम कुछ ऐड करेंगे तभी तो वो बड़े के इक्वल बनेगा ना। कितने ऐड करें, 8, क्योंकि वाई इससे 8 छोटा है। तो आप मेरे को बता दो यहाँ से एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन बनानी है। सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, द सम ऑफ देयर एजेज इज 28, यानी कि दोनों की एज को अगर हम ऐड कर दें तो कितना है 28। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ऐसी दो इक्वेशन आए तो उसका सॉल्यूशन फटाफट कैसे कर सकते हैं। एक्स का आंसर क्या होता है बताओ, इन दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये कितना आएगा आपका 36/2 यानी कि 18। और y का आंसर क्या होता है, बड़े वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि कितनी आएगी 10। x क्या था बताओ, राम की एज, यानी कि राम कितना है आपका, सॉरी x कितना है, ये 18 है। राम कितना है 18 ईयर्स का है, और श्याम कितना है यहाँ पे आपका 10 ईयर्स का है। तो ये क्वेश्चन आप अगर सब्जेक्टिव में आए तो आप इस तरीके से आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो हम कैसे करेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको दो वेरिएबल यूज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक वेरिएबल से करके दिखा देता हूँ। शाम की एज कितनी है, आप मान लो x है। अगर शाम की एज आपने क्या मान ली, x मान ली, तो राम की एज कितनी है बताओ, इससे 8 साल ज़्यादा, यानी कि x + 8 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, दोनों की एज का सम, दोनों की एज का सम मतलब x + 8, अगर हम ऐड कर दे दोनों तो कितना आएगा 28। तो 2x कितना आ गया बताओ, 28 - 8 यानी कि 20। x कितना आ गया यहाँ से बताओ 10। देखो x कितनी आसानी से निकाल दिया 10। तो ये 10 है, तो ये 10 + 8 कितना हो गया 18। आपसे पूछी किसकी गई है, राम की एज, तो आंसर कितना आएगा आपका 18 आएगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि आंसर फटाफट हम कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ईजी मेथड होता है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का ये। अब देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड ऑन एडिंग 6, और फिर उसमें 6 ऐड कर दिया, तो हमें रिजल्ट कितना मिलता है 28। तो इसकी लीनियर इक्वेशन क्या होगी, पहले मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखो मान लो अपने पास एक नंबर है कितना 10, हमने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 20, यानी कि 10 × 2 आ गया। फिर हमने इसमें क्या कर दिया, 6 ऐड कर दिया, देन 6 इज एडिड। जो अभी आंसर आया हमने क्या कर दिया, 6 ऐड कर दिया, तो आंसर कितना आया ऊपर 10 × 2। इसमें हमने क्या कर दिया, 6 ऐड कर दिया, एंड वी गेट मान लो कितना 26। तो ये जो नंबर आएगा वो किसके इक्वल होएगा 26 के। बस यहाँ पे क्या है, आपका स्टार्टिंग वाला नंबर नहीं है, लेट कर लो आपका जो नंबर है वो कितना है x है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता है क्या कहता है, आप इस x को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2x हो गया, फिर इसमें 6 ऐड कर दो, कर दिया ऐड, हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 28, यानी कि कितना आंसर आ गया 28। तो देखो ये इक्वेशन बनेगी अपनी, 2x + 6 = 28। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है जिसको कोई भी बच्चा आसानी से समझ सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है आपको, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, यानी कि दो नंबर के बीच में डिफरेंस का मतलब क्या होता है, एक नंबर छोटा है एक नंबर बड़ा है, और
बड़ा नंबर छोटे नंबर से 26 ज़्यादा है, यही तो मतलब है इनका। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक जो नंबर है ना वो दूसरे का कितना गुना है, 3 गुना है द स्मॉलर नंबर। तो मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ। देखो अगर सब्जेक्टिव आ जाए ये क्वेश्चन तो आप इसको कैसे करोगे। पहले तो मैं आपको वो मेथड बताता हूँ कि ताकि 3 नंबर में क्वेश्चन आए या 2 नंबर में आए तो आप कैसे करोगे इसको। 2 नंबर है उनके बीच का डिफरेंस और एक नंबर जो है ना दूसरे का कितना है, 3 टाइम्स है। आप ये कर लो, आप एक को स्मॉलर मान लो, एक को क्या मान लो, लार्जर मान लो। लार्जर नंबर को आपने क्या मान लिया, मान लो x मान लिया, और स्मॉलर को आपने क्या मान लिया, y। कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप मुझे बस ये बता दो डिफरेंस वाली से क्या इक्वेशन बनेगी। दोनों का डिफरेंस का मतलब क्या होता है, लार्जर में से अगर हम स्मॉलर माइनस कर दें तो कितना आएगा 26, यानी कि x माइनस वाई कितना आ गया आपका 26। एक इक्वेशन तो आ गई। दूसरी इक्वेशन कहता है उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो बताओ कौन कौन होगा, लार्जर ही बड़ा होगा ना। लार्जर जो है ना वो 3 टाइम्स है किसके, स्मॉलर के। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से लार्जर कितना x, स्मॉलर कितना 3y। तो बताओ ये -3y हो जाएगा उधर आके, और इधर क्या बच गया अपना 0 बच गया। 2 इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, x और y की बहुत आसानी से निकाल सकते हो वैल्यू। देखो कैसे निकालोगे, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 26, और ये कितना है आपका x माइनस 3y इक्वल टू कितना है आपका 0। माइनस कर दो, इनको माइनस करोगे ये कट जाएगा, +3y और -y 2y आ गया, और ये कितना आ गया आपका 26। तो y कितना आएगा 13। अब आप मेरे को बताओ y की वैल्यू अगर 13 आ गई, इसको इसमें पुट करोगे, पुट y इक्वल टू 13, तो यहाँ से x माइनस 13 26 आ गया, तो x कितना आएगा आपका 39 आ गया। आपसे पूछा क्या है, स्मॉलर नंबर, स्मॉलर का मतलब y पूछा है, y की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो मैंने आपको ये बताया क्या, अगर पेपर में सब्जेक्टिव आ जाए ये क्वेश्चन तब ऐसे करना है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तब कैसे करोगे। देखो ऑब्जेक्टिव मेथड मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको दोनों चीज़ें करवाते हुए चलूँगा ताकि जिन बच्चों को मान लो सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम आती है उनके लिए भी फ़ायदा हो, और ऑब्जेक्टिव में तो फिर होगा ही होगा। देखो एक नंबर जो है ना दूसरे का 3 टाइम्स है, एक को मैं x मान लेता हूँ, दूसरे को क्या मान लेता हूँ 3x मान लेता हूँ। ये क्या है, ऑब्वियसली आपका स्मॉलर है, और ये क्या है, लार्जर है, 3 गुना है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बता दो आप मेरे को क्या कहता है, दोनों में 26 का डिफरेंस है, बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 26। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 26, x की वैल्यू कितनी आ गई 13। देखो कितनी आसानी से आंसर निकाल दिया। x यानी कि ये 13 है, ये 3x यानी कि ये 39 है। आपसे पूछा क्या है, स्मॉलर, तो स्मॉलर का आंसर कितना निकाल दिया मैंने 13। तो बहुत इजी मेथड होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे इसको मतलब है ए ऑप्शन से आपने कौन सा मेथड लगाया है, कैसे किया है, इस चीज़ से एग्जामिनर को कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका वही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं दोनों मेथड आपको बताता हूँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, बड़ा, ठीक है। एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, यानी कि 2 एंगल है और दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम कितना होता है 180। उनमें से देखो एक छोटा है एक बड़ा, बड़ा जो नंबर है ना या बड़ा जो एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, तो आपको लार्जर एंगल निकालना है। पहले मैं आपको सारी चीज़ें देखो बता देता हूँ ताकि किसी बच्चे को नहीं पता वो भी समझ पाए। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री को हिंदी में बोलते हैं संपूरक कोण, संपूरक कोण। तो ऐसे एंगल्स को जिनका सम कितना होता है 180, तो ऐसे एंगल को सप्लीमेंट्री बोलते हैं जिनका सम कितना होता है 180। और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हिंदी में बोलते हैं हम पूरक कोण, पूरक। इनमें क्या होता है, 2 एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। इफ sum of 2 angles is 180 degree then these 2 angles are called supplementary angles, and if sum of 2 angles is 90 degree then these 2 angles are called complementary angles। ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देख लो आप, ये क्वेश्चन आपका है क्या, 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, उनमें से बड़ा एंगल छोटे से 18 क्या है, ज़्यादा है। मैं पहले आपको इसको सब्जेक्टिव मेथड से करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ लेट फर्स्ट एंगल या स्मॉलर एंगल, एक स्मॉलर मान लो और एक क्या मान लो आप, लार्जर मान लो। स्मॉलर को क्या मान लिया, मान लो मैंने y मान लिया, और लार्जर को कितना मान लो x। हमेशा लार्जर को x मान लिया करो, ठीक है, उससे आसान रहता है क्वेश्चन। अब ये बताओ मेरे को, जो लार्जर एंगल है ना वो स्मॉलर से 18 ज़्यादा है, तो जो x है ना वो y से 18 क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा।
एक इक्वेशन आ गई, यानी कि मैं कह सकता हूँ x माइनस वाई कितना है आपका 18 है, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाओगे, ये कहता है दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम जो है वो कितना है 180 है। ये आपको क्वेश्चन में कहेगा नहीं, आपको खुद दिमाग लगाना है, ठीक है। अब तो ये वही इक्वेशन बन गई कि एक x प्लस वाई और एक x माइनस वाई। एक्स की वैल्यू कैसे आती है बताओ, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 99 आएगा। और y क्या आएगा, दोनों को आपस में माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 81। तो मैंने x भी निकाल दिया, y भी। x क्या था आपका बताओ, लार्जर था, ये लार्जर है और ये क्या स्मॉलर है। आप खुद देख लो, लार्जर और स्मॉलर, लार्जर पूछा है तो आंसर कितना आएगा 99, ठीक है। ये तो हो गया इसका बेसिक मैथमेटिकल वे क्वेश्चंस को सोल्व करने का। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्या है, मान लो आपकी मम्मी के पास 180 रुपीज़ है, ठीक है, और आप दो भाई हो ए और बी। आपकी मम्मी को इन 180 रुपीज़ को आप दोनों भाइयों में बांटना है, लेकिन ये मान लो बड़ा है, ये मान लो छोटा है। बड़ा कहता है कि मेरे को 18 रुपीज़ ज़्यादा मिलने चाहिए, किससे, छोटे से। बड़े से बड़ा कहता है कि मेरे को 18 रुपये ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन अगर छोटे के सामने ऐसा किया मम्मी ने तो वो फिर लड़ाई करेंगे। इसलिए मम्मी क्या करती है, टोटल 180 में से 18 रुपये निकाल के अलग कर देते हैं, ठीक है। और जब छोटे बेटे को कहती है कि अब मेरे पास तुम्हारे को देने के लिए सिर्फ 162 रुपीज़ है, तो बच्चे कहते हैं ठीक है, हमारे को इक्वल इक्वल दे दो, इक्वल इक्वल दे दो ताकि कोई लड़ाई ना हो। मम्मी ने एक 81 इसको दे दिए, 81 इसको दे दिए, क्योंकि 162 का हाफ क्या होता है 81, दोनों को दे दिए। अब मम्मी ने बड़े बेटे से प्रॉमिस किया था कि तुम्हें 18 रुपये ज़्यादा चाहिए तो मिल जाएंगे। अब ये 18 रुपये जो अलग से निकाल के रखे थे ना, ये इसको दे दो। तो देखो बड़े को कितने मिल जाएंगे 99 और छोटे को कितने मिल जाएंगे 81। आपसे क्या पूछा था, बड़ी वैल्यू पूछी थी, तो कितना आपका आंसर आ गया 99। तो ऐसे आप सिर्फ सोच के क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ 2 नंबर का सम है कितना आपका, 2 नंबर का सम है 50 और उन दोनों में डिफरेंस जो है ना वो 4 का है, तो बताओ बड़ा नंबर कौन सा होगा, लार्जर नंबर बता दो। आप ये कहोगे 50 में से 4 निकाल लो अलग से, 46 बच गए, इनको इक्वल इक्वल बांट दो और फिर जो बड़ा है उसको 4 दे दो, यानी कि ये 27 ये 23। आप खुद देख लो क्या इन दोनों में 4 का डिफरेंस नहीं है और दोनों का सम 50 नहीं है, बिल्कुल है। तो यानी कि आप इस तरह की चीज़ों को आज के बाद मैथमेटिकल वे से अलग हट के सोचो तो आपका पेपर आसान हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद सोच लो, जो ये 99 आया है ये आप बिना कुछ लिखे, सिर्फ अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ कि सब्जेक्टिव के अंदर आएगा तो कैसे करोगे और ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा तो कैसे करोगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये अगर सब्जेक्टिव में आ जाए तो इसको क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स ए एंड बी इज 9:7। 2 पर्सन है ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो, ए और बी 2 पर्सन हैं, जो वो पैसा कमाते हैं उनका रेशियो कितना है आपका 9:7 है। फिर रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस, मतलब कि जो वो खर्चा करते हैं एक्सपेंडिचर्स, उनका रेशियो कितना है 4:3। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी टोटल हमारी इनकम होती है उसमें से हम कुछ हिस्सा क्या करते हैं, सेव करते हैं और कुछ पैसा खर्च कर देते हैं। तो इनकम क्या होती है, सेविंग्स प्लस में एक्सपेंडिचर होते हैं। आपको कहता है इफ़ ईच पर्सन सेव्स 2000 मंथली, हर एक, दोनों में से हर एक बंदा 2-2 हज़ार रुपये मंथली बचा लेता है, तो बी की मंथली इनकम बताओ। ठीक है, हम मान लेते हैं कि दोनों की इनकम का रेशियो कितना है बताओ, 9 और 7। रेशियो का ये मतलब होता है कि लेट कर लो आप ए की इनकम जो है, आप ए की क्या मान लो, इनकम मान लो कितनी 9x, और बी की जो इनकम है उसको आप क्या मान लो 7x मान लो, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होता है, इनके आगे कोई वेरिएबल लगा दो, x लगा दो, y लगा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये तो इनकम होगी। अब एक्सपेंडिचर मान लो ऐसे ही, ए के एक्सपेंडिचर कितने मानोगे बताओ। ये देखो 4 और 3 है, यहाँ 4 लिखो यहाँ 3 लिखो, लेकिन यहाँ आप x वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, x तो ऊपर यूज़ कर चुके, तो यहाँ क्या कर लो, y यूज़ कर लो। ठीक है, अब आप मेरे को बता दो सेविंग्स क्या आ जाएगी। सेविंग्स होती क्या है, अगर मैं 10,000 रुपये महीने के कमा रहा हूँ, उसमें से 5 खर्च कर दिए तो 5 बचा रहा हूँ, तो इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटा दो तो क्या आ जाती है, आपकी सेविंग आ जाती है। तो यानी कि इस 9x में से आप 4y क्या कर दो माइनस, और यहाँ पे 7x में से 3y क्या कर दो माइनस। ये दोनों पर्सन के आगे क्या, सेविंग्स। और क्वेश्चन में क्या दे रखी है कि दोनों पर्सन 2-2 हज़ार रुपये बचाते हैं। मैंने इन दोनों इक्वेशन को 2000 के इक्वल रख दिया,
दो इक्वेशन आ गई, दोनों से आप x और y की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, ये मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 2000 आएगी। सोल्व करोगे तो x की वैल्यू 2000 इसमें पुट करोगे, ये 18000 आ जाएगी, और ये कितनी आएगी, 14000 आ जाएगी। तो आपसे b की इनकम पूछी है, आंसर कितना आएगा आपका, 14000। ठीक है, तो ये तो था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सब्जेक्टिव मेथड। लेकिन अब मैं बताता हूँ ऑब्जेक्टिव मेथड से मैं इसको कितनी आसानी से सोल्व कर सकता हूँ। देखो, ऑब्जेक्टिव अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको दो वेरिएबल मानने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ एक वेरिएबल से ही मैं क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता हूँ। वो कैसे, देखो, इनकम का रेशियो आपको दे रखा है ए और बी, ये क्या है, इनकी इनकम का रेशियो है। मैं ये मान लेता हूँ कि इसकी इनकम 9x और इसकी इनकम क्या है, 7x है। अब आप मेरे को ये बता दो, अगर मैं इनकम में से सेविंग को माइनस कर दूँ, अगर मैं इनकम में से सेविंग्स को माइनस कर दूँ, क्या बच जाएंगे, मेरे खर्चे बच जाएंगे, एक्सपेंडिचर। सेविंग्स कितनी कितनी है, 2-2000। इनकम में से आप सेविंग्स को माइनस कर दो। ठीक है, तो ये क्या बच गया आपका, एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना बता दो, 4:3। अब आप बताओ, देखो एक वेरिएबल से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया आपका, 28x माइनस के 8000, और ये आपका कितना आएगा, 27x माइनस के 12000, सॉरी 6000 आएगा ना। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, तो इसको इधर ले आओ, x बच जाएगा, ये माइनस के 6 तो है ही, ये +8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बता दो, यहाँ से आपकी 2000, x 2000 आ गया। आप दोनों पर्सन की इनकम निकाल सकते हो क्या, देखो ये 9x मानी थी तो ये कितनी होगी आपकी 18000, ये 7x मानी थी तो ये कितनी हो जाएगी 14000। आपसे b की पूछी है, b की इनकम कितनी आ जाएगी, देखो 14000 आ गई। तो मैं कहता हूँ आप एक वेरिएबल का यूज करके भी इन सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर पेपर में सब्जेक्टिव आ गया क्वेश्चन तो आपको ऐसे नहीं करना, क्योंकि आपके सिलेबस में 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, एक वेरिएबल से आप सोल्व नहीं कर सकते, अदरवाइज एग्जामिनर जो है वो नंबर आपके काट लेगा। तो लेकिन ऑब्जेक्टिव के अंदर अपने को फटाफट करना है, इसलिए 2 वेरिएबल की बजाय आप एक वेरिएबल से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब ये देखो, ये आगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे ज़्यादातर। कहता है ये 2 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक ये a2 में है। अगर ये कहता है ये दोनों अनइक्वल है तो इक्वेशन क्या होगी। अब आप मेरे को बताओ, मैंने आपको बता रखा है, अगर पहले लेक्चर में मैंने आपको सारी डिटेल बताई थी, अगर पहले दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, आप मेरे को बता दो कितने सॉल्यूशन होंगे। अगर आपसे ये पूछ ले, आप कहोगे कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब है सॉल्यूशन एक ही होगा, और एक का मतलब लाइनें आपस में कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। लाइनें क्या होगी आपस में, इंटरसेक्टिंग। तो आपको दिमाग में शक्ल बन जानी चाहिए, अगर ये रेशियो गिवन है, रेशियो की, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की और लाइंस की, तीनों की शक्ल एक साथ बननी जरूरी है, तभी आप इनका आंसर दे पाओगे। ये इसका मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन यूनिक है, इसका मतलब दोनों लाइनें आपस में क्या है, इंटरसेक्टिंग। तो देख लो, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में शक्ल बननी चाहिए कि ये क्वेश्चन में पूछना क्या जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है। अब देख लो, वही 2 पेयर आपको गिवन मिलेंगे हर क्वेश्चन में। तो ये कहता है दीज 2 इक्वेशंस विल रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन कब होगी। अच्छा मेरे को बता दो, पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, सबको पता है नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, पहले दोनों रेशियो क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे, और ये तीसरा इक्वल नहीं होगा। तो आप मैच कर लो, देख लो, ये ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट। मैंने सब डिटेल पहले लेक्चर में बताई है, आप वहाँ देखो और फिर इन क्वेश्चंस को देखते ही आप आंसर टिक कर दोगे इसका। अब ये देख लो, इसमें कहता है इफ़ ए पेयर ऑफ इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन है, रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब बता दो क्या होता है, आप कहोगे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या होती है कि तीनों रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। मैं हर क्वेश्चन में आपको लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको रिवीजन करने में भी हेल्प मिले। ठीक है, तो ये तीनों रेशियो आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल, तब ये लाइनें क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। अब ये देख लो क्या कहता है, द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस। अब की बार आपको 2 इक्वेशन दे दी, यानी कि अब आपको रेशियो ये देगा नहीं, हमें खुद निकालना पड़ेगा। और कहता है ये लाइनें कैसी होगी, तो मैं तो कहता हूँ रेशियो निकाल लो, रेशियो से ही पता लगेगा कि लाइनें क्या है, कैसी है। आप मेरे को बता दो, पहला रेशियो निकालो, x के कोफिशिएंट का रेशियो, ऊपर 2 नीचे 4, तो 2/4 कितना होता है, सबको पता है 1/2 होता है। फिर दूसरा रेशियो निकालो, दूसरा रेशियो किसका, y के कोफिशिएंट का। ध्यान रखना, मैंने बताया था कि इस माइनस को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, -1,
ये -1 यानी कि -1 अपॉन -1 1 आ गया। अब बता दो मेरे को, क्या ये 1/2 और ये 1 इक्वल है? आप कहोगे बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो यानी कि पहले दो रेशो इक्वल नहीं आए तो सॉल्यूशन कैसा होता है? तो बताता है मेरे को, यूनिक होता है। यूनिक होता है, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? लाइन कैसी है? इंटरसेक्टिंग। तो इसका आंसर कैसे आ जाएगा? इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कि वो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको अलग करके मत देखो। पिछले क्वेश्चंस में वो हमारे को रेशो दे रहा था बार बार, A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2, लेकिन यहाँ पे इसने रेशो दिया नहीं बल्कि इक्वेशन दे दी। कहता है रेशो भी आप खुद निकाल के देखो। तो हमने खुद ने निकाल लिया और फिर बता दिया कि ऐसे में तो क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यूनिक का मतलब दोनों लाइनें आपस में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे करती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा। अब ये देख लो क्या कहता है, इफ़ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एल एंड एम, यानी कि दो इक्वेशन बनेगी। अब की बार वेरिएबल एक्स और वाई नहीं है, क्या है? एल और एम है। एल एम एन लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट का मतलब ही क्या होता है कि सॉल्यूशन क्या होंगे आपके? यूनिक होंगे। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? यूनिक। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? पी आ जाएगा। यानी कि दो लाइनें बनेगी, एक को नाम दे दिया इसने एल, एक को नाम दे दिया एम। ये कहता है ये इंटरसेक्ट करती है, तो यानी कि एक ही तो सॉल्यूशन होगा, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। और लाइनें पूछ लेता तो ये लाइनें कैसी होगी आपकी? इंटरसेक्टिंग होगी। अगर रेशियो पूछ लेता तो रेशियो आपका ये होता A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। खत्म क्वेश्चन। ये देखो अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना पूछा गया है कि इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी। देखो इन इक्वेशंस में एक खास बात होती है, वो आपको मैं बताता हूँ कि क्या होती है। अब जैसे आपने स्कूल के अंदर सीखा है कि इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, एक वेरिएबल को इक्वल बनाओगे आप, है ना, इसको 37 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 29 से करोगे, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, कटेंगे है नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन आप इसमें एक चीज़ गौर से देखो, ये 29 37 है, यहाँ पे 37 29 है, मतलब सिर्फ क्या किया गया है? इंटरचेंज किया गया है कोफिशिएंट को, और कुछ नहीं है। आप क्या किया करो, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दो। ऐड करना, ऐड करोगे तो ये दोनों ऐड होंगे तो कितने होंगे? 66x। इनको ऐड करोगे तो ये भी 66 होंगे, और इनको ऐड करोगे तो 198। यहाँ से 66 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू 198। तो x प्लस वाई यहाँ से कितना आएगा आपका? 198/66, और ये 3 पे कट जाएगा। ठीक है। तो यानी कि देखो कितनी छोटी इक्वेशन बच गई अपने पास, x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ गई एक इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन अगर आप निकालना चाहो तो इनको क्या कर दो? आपस में माइनस कर दो। एक बार प्लस किया और एक बार क्या कर दो? इनको माइनस कर दो। क्वेश्चन आपका बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। देखो ये क्या आपका प्लस है, और 37x प्लस में 29y इक्वल टू 95। माइनस करो इनको, बताओ 29 में से 37 माइनस करोगे माइनस के 8x, 37 में से 29 गए प्लस के 8y, और ये कितना आएगा? 8 कॉमन लेके काट दो, -x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये आगे दूसरी इक्वेशन। अब आप मेरे को बताओ कितना आसान है इन दोनों को सोल्व करना। सोल्व कर लो। x प्लस वाई कितना है आपका? 3, और -x प्लस वाई कितना है आपका? 1। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। अगर ऐड करोगे तो 2y कितना आ गया आपका? बताओ 4, तो y कितना आ गया? 2। y अगर 2 आ गया तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका? 1। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है। अब देखो ये क्या कहता है, द लाइन्स दिस एंड दिस मीट एट, मतलब ये आपस में मीट करेगी किस पॉइंट पे? देखो जो इनका सॉल्यूशन होता है ना, उसी पॉइंट पे अपने को पता है मीट करती है। तो अल्टीमेटली आपको ये कह रहा है कि इनका सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ। ठीक है। सिर्फ आपको कंफ्यूज किया गया है ये कह के, आपसे सोल्व करवा रहा है बस ये। आप इन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्ट क्या कर दो? ऐड, क्योंकि ये कट रहा है। तो ये कितना हो गया? 3x, ये कितना हो गया? 6, x कितना आ गया? 6/3 यानी कि 2, x की वैल्यू 2 आ गई। इसको पुट कर दो किसमें? सेकंड इक्वेशन में। किसी में पुट कर दो, फर्स्ट में सेकंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। आप सेकंड में पुट करोगे तो आप मेरे को बताओ x प्लस में 3y इक्वल टू कितना है? 5। x की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 उधर आके माइनस होएगा, कितना होएगा? 3, तो y कितना होएगा? 1, यानी कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बस। अब ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। आपको अगर कहता है ये दो इक्वेशन दे रखी है, पहले तो इनको क्या करो? सोल्व करो। सोल्व करने का मतलब x और y की वैल्यू निकालो। एंड हैंस का मतलब ये होता है कि जो आपने पीछे x और y की वैल्यू निकाली है ना,
उनका यूज करके आपको m की वैल्यू निकालनी है फॉर विच दिस रिलेशन इज ट्रू। यानी कि देखो यहाँ पे y रख देना, x रख देना, क्या आ जाएगा आपका m आ जाएगा। पहले तो आप x और y निकालो, बाकी बातें बाद की है। देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और ये क्या है 2x माइनस के 4y इक्वल टू माइनस 24। मैं कहता हूँ 2x और 2x तो इसमें ऑलरेडी इक्वल ही है, तो बस क्या कर दो माइनस कर दो, ठीक है। ये कट के 3 प्लस 4 कितना हो गया 7 और ये कितना हो गया 35। तो यानी कि यहाँ से y कितना आ गया आपका 5 आ गया। मेरे को बताओ y 5 आ गया। अगर y 5 आ गया तो आप x भी निकाल सकते हो। इसको किस में पुट कर दो आप, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 2x प्लस में 3 इंटू y कितना 5 इक्वल टू 11। तो 2x कितना आ गया आपका बताओ 11 माइनस के 15 यानी कि -4। तो x आपका कितना आ जाएगा माइनस के 2। x भी आ गया y भी आ गया। आपसे पूछा क्या है m। देखो y क्या है आपका mx प्लस में 3, y कितना बताओ 5, m तो है ही नहीं, x कितना -2 प्लस में 3। पहले ये +3 इधर लेके आओ, +3 इधर आएगा माइनस हो जाएगा और ये क्या हो गया माइनस के 2m। ये कितना हो गया 2, माइनस को इधर शिफ्ट कर दो तो 2m कितना आ जाएगा अपना -2, m कितना आएगा अपना -2 डिवाइड बाई 2 यानी कि -1। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव में है चाहे ऑब्जेक्टिव में, इस तरीके से आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कहता है ये पेयर ऑफ इक्वेशन आपको दे रखे हैं और इनके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो वही सॉल्यूशन कौन बताएगा कितने होंगे, रेशो बताएगा। जब तक रेशो नहीं पता करोगे तब तक आप नहीं बता सकते कि इनके कितने सॉल्यूशन होंगे। मैं रेशो पता करके बहुत आसानी से निकाल दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो पहले इन दोनों का रेशो निकालो, 1/3 आ गया। इन दोनों का रेशो निकालो कितना आ गया, देखो ध्यान से देखना, ऊपर प्लस का 2 है, नीचे माइनस का 6 है, ठीक है। ये भी कितना आ गया 1/3, सॉरी ये माइनस का 1/3। अब आप मेरे को बता दो, ये तो पहले दो रेशियो आपके इक्वल नहीं है, ये तो नॉट इक्वल आ गए, तो इसके लिए सॉल्यूशन कितने होते हैं आपके यूनिक। तो यूनिक सॉल्यूशन इसका क्या है आपका करेक्ट आंसर। अगर आप साइन का ध्यान नहीं रखोगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे सोचेंगे ये भी 1/3 है, 2/6 भी 1/3 होता है, पहले दोनों रेशो इक्वल और तीसरा इक्वल नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन कह देंगे नो सॉल्यूशन। लेकिन वो गलत होएगा, क्योंकि ये कोफिशिएंट प्लस का 2 है और ये क्या है माइनस का 6 है, तो 2/-6 करेंगे तो -1/3 आएगा। पहले क्या आएगा 1/3, पहले दो रेशियो इक्वल नहीं है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है यूनिक है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सीखे, उनको सोल्व करने का मेथड, और फिर उन्हीं क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव मेथड से कितनी आसानी से सोल्व कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए वो सारे के सारे कवर करवा दूंगा आपको, और फिर उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।